हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल जो आईपीएल का मैच हुआ है एमआई वर्सेस आरआर के बीच में, कल का मैच तो हूबहू वैसा ही गया है जैसा कि मैंने एक दिन पहले अपने वीडियो में प्रिडिक्शन के तौर पर कुछ बातें कही थी कि ऑल दो ये मैच है एमआई का घरेलू मुकाबला और इस सीजन में सारी होम टीम जीत रही हैं, लेकिन आरआर का पलड़ा भारी था। और आरआर का पलड़ा कितना ज़बरदस्त तरीके से भारी था आपने देख लिया। ना सिर्फ मैच का रिजल्ट बल्कि प्लेयर्स के जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होते हैं। मैंने कहा भी था कि ट्रेंट बोल्ट है सामने, नांद्रे बर्गर है सामने, ऐसे में रोहित शर्मा शायद जल्दी चला जाएगा। ना सिर्फ रोहित शर्मा बल्कि नमनधीर और वो जो छोटा एबीडी है, इन तीनों ने कल डक टेल्स देख ली। तीनों गोल्डन डक बना करके गए हैं बाहर। अब ये तो भला हो तिलक वर्मा का और कुंफू पांड्या जो कि मुंबई के कप्तान भी हैं। एक तरफ मुंबई का मैदान, मुंबई का नया कप्तान, लेकिन मुंबई के जितने फैंस हैं वो भर भर के मुंबई के नए कप्तान को गाली भी दे रहे हैं। मैंने मैच के बाद एक वीडियो देखा जिसमें कि भर भर के गाली दे रहे हैं एमआई के फैंस की, इसकी औकात क्या है, माँ की बहन की गालियां दे रहे हैं पंड्या को। पंड्या के पास एक्चुअली में कल मौका था हीरो बनने का। वो पब्लिक जो कि पंड्या को गाली दे रही थी, वही पब्लिक मजबूर हो जाए पंड्या के लिए ताली बजाने के लिए। ये एक सुनहरा मौका था पंड्या के पास, लेकिन कोशिश की उसने, बट प्रेशर इतना बन गया था जब स्टार्ट में ही आपके 3-4 विकेट गिर जाएं और आप काउंटर करने की कोशिश करें, इस चक्कर में वो आउट हुआ। लेकिन हाँ, उस बंदे ने कहीं ना कहीं फाइट देने की एक कोशिश ज़रूर की है, ऑल्दो उसमें वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाया, बुरी तरह से फेल हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पर हाईलाइट होती है, ना सिर्फ हार्दिक पांड्या फेल हुआ है बल्कि पूरी टीम या ये कहें पूरा मैनेजमेंट ही फेल हुआ है। क्या ये अंबानी इसको पता नहीं था कि आप रोहित शर्मा को हटा करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दोगे? फैंस का जो गुस्सा है वो फट पड़ेगा। अकेले हार्दिक पांड्या को बलि का बकरा बनाया, मतलब हर कोई उसी को गाली दे रहा है, बट मैनेजमेंट को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब ये जो ब्लंडर है ये तो मैनेजमेंट ने ही करा है, लेकिन सारी गाली गलौज और सारी जो ट्रोलिंग है वो सब बेचारे पांड्या के खाते में आ रही है। पांड्या को देख करके थोड़ी हमदर्दी सिंपैथी जागती भी है, लेकिन फिर उसकी वो छपरापंती कहीं ना कहीं जहन में आ जाती है, जिसकी वजह से अगर हमारा दिल चाहे भी कि यार चलो इससे थोड़ी हमदर्दी जता दें, तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसका शो वाला एटीट्यूड, ईगो कल भी आपने देखा। इनफैक्ट एक दिन पहले मैंने कहा भी था ना कि जॉस बटलर को सेट होने का मौका मिल जाएगा अगर ये बुमराह से इसने अटैक की शुरुआत नहीं करी तो। हालांकि बटलर इतना चला नहीं है, चला तो खैर रियान पराग है। पिछले 3 इनिंग आप देखें रियान पराग की, 40, एक 84 और कल नॉट आउट 50। मतलब ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनके ऊपर हर कोई दांव लगा देता है, चाहे रोहित हो कोहली हो, ऐसे में रियान पराग जो कि पिछले साल तक कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन इस साल अब तक 3 मैच हुए हैं और उसके मुंह से कम उसके बल्ले ने ज़्यादा बातें की हैं। और कल उसके बल्ले के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट की बॉल तो भाई सब आग उगल रही थी। अब इन सारी चीज़ों में एक चीज़ आपके सामने मैं फिर हाईलाइट करता हूं, और वो है कि ये जो आईपीएल के जो पिच एक्सपर्ट्स हैं इनकी मिसलीडिंग पिच रिपोर्ट्स। कल जब ये मैच शुरू हुआ उसके पहले ब्रायन लारा आते हैं, पिच के बारे में अपनी ओपिनियन वगैरह देते हैं कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ रन्स, ये वो दुनिया भर का। लेकिन ये वही वानखेड़े का ग्राउंड है मित्रों, वही पिचेस हैं जो वर्ल्ड कप में यूज़ हुई थी। और आपने देखा था कि वर्ल्ड कप में अगर जो टीम मतलब रात में जो टीम बैट करने आती थी, जैसे कि आपने वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच देखा होगा, इनिशियल ओवर्स में विकेट तड़ातड़ गिरते हैं, लेकिन बाद में जो स्विंग वगैरह है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। फिर मैक्सवेल ने कैसे अपने दम पर मैच को पलट करके रख दिया था, एक पैर पर खेल रहा था और डबल 100 मार दी थी। इसी ग्राउंड पर सेमीफाइनल में शमी ने ज़बरदस्त तरीके से बॉल करी थी और एक मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट सिराज ने भी आग उगली थी। कहने का मतलब है कि ये वानखेड़े की जो पिच हैं जो कि आपने वर्ल्ड कप के दौरान देखी, जो टीम शाम को बैट करती थी, मतलब इवनिंग हो गई है, सूरज ढल चुका है और उसके बाद ये पिच जो है इनिशियल 10-15 ओवर तक बहुत ज़्यादा स्विंग करती थी। अब ऐसे में ये जो ब्रायन लारा की जो पिच रिपोर्ट थी वो कितनी ज़्यादा मिसलीडिंग थी। पिच रिपोर्ट में कहा गया कि इस पिच पर बहुत ज़्यादा रन बनेंगे, लेकिन पूरे मैच में रन कितने बने? 40 ओवर में एमआई बनाती है 125, आरआर ने आराम से 15.5 ओवर में 127 बना करके चेस कर लिया। कहने का मतलब 40 ओवर में बमुश्किल 250 रन के आसपास ही बने हैं। अगर ये जो पिच जिस पर पूरे मैच में 250 बने हैं, ये पिच अगर बैटिंग के लिए परफेक्ट है, तो जो हैदराबाद की पिच थी जिस पर पूरे मैच में 500 से ज़्यादा रन बन गए थे, उस पिच को क्या कहा जाएगा? देखा जाए तो टाटा आईपीएल के इस सीजन में अब तक 14 मैचेस हुए हैं। 14 मैचेस में कोई 1 या 2 ही मैच होंगे जो कि पिच रिपोर्ट में जैसा बताया गया पिच ने वैसा ही बिहेव करा। अदरवाइज जितने भी मैचेस हुए हैं, ज़्यादातर मैचेस में जैसे पिच रिपोर्ट में बताया जाता है, चीज़ें उसके टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाती दिखी हैं हर मैच में, 2-3 मैचेस छोड़ दें तो।
एनीवेज अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें जाने से मुझे याद आया कि मुंबई इंडियंस सोचा था टीम मैनेजमेंट ने कुछ, लेकिन हो रहा है कुछ और ही। सोचा था कि हार्दिक पांड्या आएगा, टीम का जो एक माहौल है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टीम ऑन पेपर जितनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी ना, ग्राउंड पर उतनी ही पुअर, उतनी बकवास लग रही है। हो सकता है कि कई लोग ये भी कहें कि रोहित शर्मा जो है वो जानबूझ करके अच्छा नहीं खेल रहा है, बुमराह पूरे एफर्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बॉल की थी ट्रेंट बोल्ट ने, कोई भी होता ना तो वो आउट हो जाता। और रोहित शर्मा तो जग विख्यात है, वो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट हमेशा फंसता है। और जिस तरह से बुमराह ने कल एफर्ट डाले हैं, बुमराह ने जो 4 ओवर किए हैं भाई, बेइंतहा ज़बरदस्त उसने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन बैड लक था उसका कि उसे विकेट नहीं मिले। और हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की शुरुआत किससे कराई? वही नूबड़े साउथ अफ्रीका के बॉलर से। ऑल्दो उसको विकेट मिल गया, लेकिन ये विकेट जो है उसने कमाया नहीं है। ये तो यशस्वी जायसवाल क्या कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस हो गया, तो मारने कूटने के चक्कर में विकेट थ्रो कर दिया। अदरवाइज जिस बॉल पर ये जायसवाल आउट हुआ था वो विकेट टेकिंग डिलीवरी तो नहीं थी, लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरी बहुत सारी डाली थी बुमराह ने, बट उसे लक का साथ नहीं मिला। एक नया लड़का है आकाश मडवाल, इसके बारे में मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि यार उसको क्यों बाहर बिठा रखा है। पिछले सीजन में उसने काफ़ी दम दिखाया था और मुंबई की तरफ से 3 विकेट अकेले आकाश मडवाल ने ही लिए हैं। तो एक चीज़ और समझ में आ रही है कि हार्दिक पांड्या या जो टीम मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे अब नींद से जागने की कोशिश कर रहे हैं। मडवाल जो कि डे 1 से खेलना था, आपकी प्लेइंग 11 में उसे होना था, उसे अब लेकर के आए हो, लेकिन उसने पूरा एफर्ट दिया, बट आपके पास रन ही नहीं थे इतने कि उसके एफर्ट टीम के किसी काम आ पाते। वहीं आरआर की बात करें तो ऐसा नहीं कि आरआर में भी सब चल गए। उनका जो टॉप ऑर्डर है वो बटलर वो नहीं चला, जायसवाल वो नहीं चला, संजू सैमसन वो तो मतलब आईपीएल की शुरुआत में चल गया, अब वो एंड में 2-3 मैचेस में चलेगा, तब तक वो रेस्ट मोड में ही रहेगा। तो ये 3 जो धुरंधर थे ये आउट हो जाते हैं। लगता है कि एमआई जो है वो कमबैक करेगी, लेकिन तभी आ जाता है रियान पराग और इस बार वो मुंह से कम बल्ले से ज्यादा जवाब दे रहा है सबको। एक मैच विनिंग और बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेल के गया है वो, और ऑरेंज कैप उसने अपने नाम लिखवा ली है। ये जो ऑरेंज कैप है वो एक दिन पहले तक विराट कोहली के सर पर सज रही थी। विराट कोहली से याद आया कि आज विराट कोहली वापस से आपको खेलते हुए दिखेंगे अपने फेवरेट होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में, जहां एलएसजी की टीम टक्कर देने वाली है। वैसे एलएसजी और आरसीबी के बीच में पिछले साल जब बेंगलोर में मुकाबला हुआ था तो केजीएफ जो है वो तीनों चल गए थे और लोगों ने बोला था गैंगस्टर गैंगस्टर, बट गैंगस्टर को साइड में करके मॉन्स्टर पूरन और ये मार्कस स्टोइनिस ये दोनों चमचमा के चल गए थे बुरी तरह से। आज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो दोनों टीमें इनके बीच में एक अलग ही राइवलरी चल रही है, किस टीम का पलड़ा भारी होता है। क्या एलएसजी पिछले साल की तरह आरसीबी के घर में घुस करके उन्हें हराने का दम खम दिखा पाएगी इस साल भी, या फिर आरसीबी जो है जो कि पिछले मैच में केकेआर से बुरी तरह हार गए थे, कितना आई थिंक 180 समथिंग का टारगेट था, सुनील नारायण ने तो आते सी धागा खोल दिया था और पहली टीम बन गई थी केकेआर जो कि इस सीजन में दूसरे के घर में घुस करके उसे हरा के आई हो। कल आरआर जो है वो दूसरी टीम बन गई जो कि अवे मैच जीत पाई है केकेआर के अलावा दूसरी टीम। आज एलएसजी के पास मौका है कि वो इस सीजन की तीसरी टीम बन के दिखाएं जो कि अवे मैच जीत करके आई हो। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। पिछले 2 मैचेस में आग उगल रहा कोहली का बल्ला, इस मैच में कितने रन उगलता है। और पिछले 3 मैचेस से फ्लॉप चल रहे फैफ डुप्लेसी, क्या इस मैच में कुछ रंग जमा पाते हैं? वैसे तो मैक्सवेल का बल्ला भी शांत ही है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, अब तक उसने कोई विस्फोटक पारी खेली नहीं है, लेकिन क्या पता आज खेल जाए, यू नेवर नो। वेल आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से मुंबई इंडियंस का जो खेमा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द पीड़ा कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। वहीं आरआर की बात करें तो भाई खुशी ही खुशी, इतनी खुशी, टीम जीत रही है, बॉलर्स चल रहे हैं, रियान पराग चल रहा है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा गम है कि जो टॉप 3 हैं उनके वो कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टीम जीत रही है तो खुशी खुशी का माहौल है। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उस खेमे में गम ही गम है। लोग कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं, एमआई मैनेजमेंट ने तो कुल्हाड़ी अपने सिर पर दे मारी और नतीजा क्या है, मतलब कुछ भी सही नहीं जा रहा है। लेकिन पांड्या हर मैच के बाद या विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, या विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। मैंने पहले भी कहा है कि पांड्या की जो एक नकली मुस्कान है ना, उसके लिए एक गाना प्ले होना चाहिए कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या कहना है आपका? जिस तरह से एमआई की टीम जो कि एक टाइम पर वन फैमिली और दुनिया हिला देंगे का नारा लगाया करती थी, एमआई की तो खुद की दुनिया हिल गई है। और ये जो वन फैमिली थी, उस वन फैमिली में भी पता नहीं कितनी अलग अलग फैमिलीज बन चुकी हैं। कुछ भी सही नहीं जा रहा है एमआई के साथ। क्या ये टीम कमबैक कर पाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आज जो मैच है एलएसजी आरसीबी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? मैं अगर अपनी बात करूं
तो यार मेरे को पिछला जो मैच जीत करके आई है एलएसजी, जिसमें नया लड़का मयंक यादव, क्या सुप्रीम लेवल की मतलब यार उसने बॉलिंग की है, क्या नेक्स्ट लेवल का पेस है उसके पास। तो एडवांटेज तो है इसके पास, एलएसजी के पास, बट चिन्नास्वामी में उसी को एडवांटेज मिलता है जो चेस करता है, और जो भी टीम चेस करेगी वो जीत जाएगी। तो मैं यहाँ किसी टीम का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो टीम चेस करेगी वो जीत जाएगी। अब तक तो यही हुआ है, आज भी अगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।